इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कल से लागू भी हो जाएगी। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से पेट्रोल डीजल के रिटेल दाम नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर क्रूड की कीमतें 60 से $68 प्रति बैरल के आसपास बनी रहती हैं तो आम आदमी को पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत भी मिल सकती है। Excise rates are going up by 2 rupees on petrol and diesel. Let me clarify up front on the record. We've already issued a clarification from the ministry. This will not be passed on to the consumer. So, but if your question is going forward from here, if the price remains at $60 a barrel as it is today or thereabouts, and I'm not going into the Indian basket or Brent, etc. I'm not going into that. Then can you legitimately expect prices of petrol and diesel to be moderated by the oil marketing companies in keeping with the global price? To which my answer would be yes. In a deregulated sector, you can expect them to accordingly adjust the market retail price. तो पेट्रोल डीजल के दाम तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई कीमतें कल से लागू होंगी। अब सामान्य एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़कर 853 रुपए हो जाएंगे। The price per cylinder of LPG will increase by 50 rupees. In other words, from 500 it will go up to 550. And the other one will go up from 803 to 853. Now, this is a step which we will review as we go along. As it is, we review these every 2 weeks or 3 weeks. And therefore, the excise duty that you have seen increase is not to go on to the consumer on petrol and diesel. As I kept telling you, that excise increase is intended to compensate the oil marketing companies for the 43,000 crore that they have incurred as a loss on the gas part of it. और सरकार के इस फैसले को डिटेल से समझते हैं। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ। बताएं आलोक, क्या बड़ी वजह, क्या एनालिसिस है इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए, एक तरफ सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2-2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी करके अपना तो खजाना भर लिया, लेकिन दूसरी तरफ एलपीजी उपभोक्ताओं पर 50 रुपए का अतिरिक्त बोझ डाल दिया। यानी अब एलपीजी गैस सिलेंडर जो घरेलू होते हैं वो कल से 50 रुपए महंगे हो जाएंगे, चाहे वो उज्ज्वला सिलेंडर हो या फिर सामान्य सिलेंडर। सरकार की दलील है कि चूंकि ये बढ़ोतरी इस वजह से की गई है क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का घाटा काफी बढ़ गया था। पिछले साल जो एलपीजी गैस सिलेंडर बेचने से जो उनका घाटा था करीब 41,338 करोड़ रुपए हो गया था। लिहाजा जो अभी पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है उससे उस नुकसान की भरपाई की जाएगी। लेकिन जो अभी 50 रुपए बढ़ोतरी की गई है उससे जो अभी ताजा जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हर एलपीजी गैस सिलेंडर बेचने पर नुकसान हो रहा है उससे भरपाई की जाएगी। जो पेट्रोलियम मंत्री उन्होंने बताया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अभी एलपीजी सिलेंडर बेचने पर फिलहाल 250 रुपए का नुकसान हो रहा है। यानी अब 50 रुपए की जब बढ़ोतरी हो जाएगी तो उन्हें जो नुकसान है वो घटकर 200 रुपए हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की कीमतें जरूर घटी, लेकिन आम आदमी को अभी पेट्रोल डीजल की कीमत पर राहत मिलने में इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्री का यह कहना है कि अगर $60-61 प्रति बैरल अगर क्रूड आने वाले दिनों में बनी रहती है तो यकीनन पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की उम्मीद बन सकती है। और विपक्षी दलों ने सरकार के एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के फैसले पर निशाना साधा है। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल एंड डीजल का काम कम हो गया, बट इधर पेट्रोल एक्साइज ड्यूटी के लिए एक्साइज ड्यूटी डाल दिया। सरकार ये बोले कि क्या रीजन है बढ़ेंगे ऐसा दैट आर ऑल ऑफ द मिसगाइडिंग स्टेटमेंट्स। देश की जो इकोनॉमी है वो भारत की सरकार से संभल नहीं रही है। लगातार ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है। पूरी की पूरी विदेश नीति चरमराई हुई है। अब ले दे के एक ही तरीका बचा हुआ है कि लोगों के ऊपर टैक्स जो है बढ़ाया जाए।
और जैसा कि आपको पता है, ट्रंप के टैरिफ मार का असर अब दुनिया भर के बाजारों में दिख रहा है। यूएस मार्केट्स के खुलने का इंतजार था, उम्मीद भी यही की जा रही थी। डाउ जोन्स 1000 पॉइंट के गैप डाउन के साथ खुला है, करीब 3.5% की कमजोरी के साथ, 4% की कमजोरी के साथ। अलग अलग मार्केट्स, नास्डैक, S&P 4% तक के गिरावट नास्डैक में। और जो उम्मीद की जा, जो आशंका थी यूएस मार्केट्स को लेकर, क्योंकि 6% की लगभग गिरावट आज यूरोपीय बाज़ारों में देखी गई और यूएस मार्केट्स के फ्यूचर ये इंडिकेट कर रहे थे कि बाज़ार गिरावट के साथ खुलेंगे। तो अमेरिका के बाज़ार में कारोबार शुरू हुआ है और आपके सामने हॉट बोर्ड्स और अभी की ब्रेकिंग न्यूज़, ये लगातार जिस तरीके से बाज़ार गिर रहे हैं। भारत में भी आज बड़ी गिरावट देखने को मिली तो बाज़ारों में, और हालांकि अच्छी रिकवरी भी वहाँ से थोड़ी देखने को मिली, लेकिन फिर भी बाज़ार जो है वो एक तरीके से हाहाकार कर रहे हैं इस वक्त, दुनिया भर के बाज़ार, भारत समेत। और हमारे साथ चोला सिक्योरिटीज़ के इक्विटी एंड डेरिवेटिव रिसर्च हेड धर्मेश कांत जुड़ गए हैं। धर्मेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर। ये जो यूएस मार्केट की ओपनिंग आप देख रहे हैं, ये आशंका के हिसाब से सही बैठती है? क्या रिएक्शन है पहला आपका? नहीं, ये देखिए जो रिएक्शन आ रहा है यूएस मार्केट में, वो तो जिस तरीके से पॉलिसी रोल आउट हुआ है उसके हिसाब से तो बिल्कुल सही है, ये होना भी चाहिए था। बिकॉज अभी इकोनॉमीज इतनी इंटरलिंक्ड हो गई है कि अब जैसे आईफोन है वो बनता इंडिया में है और यहाँ से बन के जाके बिकता यूएस में है, तो टैरिफ रेट तो उसमें भी 25% लग जाएगा। तो इस तरीके के इंटरलिंक ट्रेड्स पे इम्पैक्ट तो जरूर होगा और उसको मार्केट डिस्काउंट कर रहा है। बिकॉज डायरेक्टली ये होगा कि एक बार कंजम्पशन में स्लो डाउन आएगा, उससे अर्निंग्स घटेंगे, उस हिसाब से। और मार्केट सारे चले हुए थे, यूएस के मार्केट पिछले 2-3 साल में काफी ज्यादा तेजी के रुझान में थे, तो वहां से ये करेक्टिव मेजर्स आ रहे हैं। जब तक ये सेटलमेंट होता नहीं है, इसका एक रास्ता खुलना चाहिए। अभी तो ये वॉर चालू हुआ है, पीस टॉक्स अभी तक चालू हुए नहीं है। जब नेगोशिएशन टेबल है, जैसे वियतनाम ने 0% ड्यूटी की बात करी है, तो अब रेसिप्रोकल का मतलब है कि यूएस को भी अपनी ड्यूटी अब 0% पर आना चाहिए। अगर यूएस ऐसा करता है तो मुझे लगता है ये 1-2 दिन की गिरावट के बाद यहाँ पर स्थिरता आ जाएगी और वहां से फिर सारे मार्केट सुधरने लगेंगे। कि बहुत सारे कंट्री इस लाइन में है कि अगर यूएस नेगोशिएट करने के लिए प्लेटफॉर्म पर रेडी हो जाता है तो फिर वो भी नेगोशिएट करेंगे, टैरिफ घटाएंगे। सरकार की आय जो है हर कंट्री की जरूर कम होगी, बिकॉज अगर टैक्सेस आप घटाते हैं, बट अभी इस सिचुएशन में तो आपको इसको नेगोशिएट करना पड़ेगा। बहरहाल जब तक ये सिचुएशन है तो मार्केट आप वोलेटाइल ही समझे। और एक इकोनॉमिक स्लोडाउन भी, एक साइकिल 3 साल से अच्छा इकोनॉमी चला है, तो 1 साल वो स्थिरता वाली इकोनॉमी आती है, ये साल उसका था, और इसमें डबल इम्पैक्ट ये हो गया कि टैरिफ का भी प्रॉब्लम आ रखा है। तो इन सबको अगर डिस्काउंट करें तो मुझे लगता है मार्केट काफी गिर चुका है। यहाँ से ज्यादा गिरने की उम्मीद भारतीय मार्केट की तो नहीं है, क्योंकि बहुत कम एक्सपोजर है हमारा मैन्युफैक्चरिंग का यूएस में। मे भी 5-7% और निफ्टी इंडेक्स के लेवल पर करेक्ट करे, बट वहां से ये सुधर जाएगा। तो 21,000 के नीचे मुझे मार्केट लगता नहीं है गिरते हुए। यहाँ पर एक इन्वेस्टर्स को बाई करने के लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, खाली कंपनी का सिलेक्शन आप ध्यान से करें। वो तो ठीक है धर्मेश जी, लेकिन ये बताइए कि इंतज़ार किस बात का है? मतलब कहाँ से कुछ पॉजिटिव होते हुए नज़र आएगा? क्योंकि चाइना ने तो रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिया है, आप कह रहे हैं कि बातचीत का टेबल भी सजना चाहिए, बात होनी चाहिए। रिएक्शंस कैसे आते हैं कंट्रीज़ के? क्या इस पे सस्पेंस अब ख़त्म हो रहा है और बाज़ार को किस चीज़ का इंतज़ार रहेगा? देखिए, बाजार को तो नेगोशिएशन का ही इंतजार रहेगा, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ तो लगाए हैं, बट अभी भी वो 50% है, जो कि बाकी कंट्रीज अमेरिका पर टैरिफ लगाते हैं। तो 50% और टैरिफ बढ़ाने की जगह तो अमेरिका के पास अभी भी बचा हुआ है, और वो उन्होंने इसको जानबूझ के रखा है और नेगोशिएट करने के लिए। अब चाइना ने, जैसा आपने बताया कि उन्होंने लास्ट फ्राइडे को ही वो टैरिफ लगा दिया 38% का, तो ये बाजार ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरीके के ट्रेड वॉर ये लोग टैरिफ में चालू करने वाले हैं। तो पहले तो ये सेटल होना चाहिए, और दूसरा फिर चौथी तिमाही के नतीजे 1-2 दिन में रोल आउट होने लगेंगे भारतीय कंपनियों के। वहां पर भी एक नजर रहेगी कि किस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरीके से एडवांस नंबर्स आए रेवेन्यू के, वो बेहतर आए हैं, वहां पर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर भी। जबकि पिछला क्वार्टर पिछले वित्तीय वर्ष का बहुत अच्छा था, तो उसके सामने भी नंबर ठीक आ रहे हैं। अब यही है कि ये मेंटेन होगा कि नहीं होगा, इसके 2 पहलू हैं। एक तो टैरिफ से कितना स्लो डाउन आता है, जो मेरा अंदाजा ये है कि भारतीय कंपनीज पे उसका स्लो डाउन का इम्पैक्ट कम रहेगा,
हो सकता है चाइनीज कंपनी पे ज्यादा हो, जापानीज पे ज्यादा हो, यूएस के अंदर वाली कंपनियों में ये स्लो डाउन ज्यादा हो, बट इंडियन कंपनीज आइसोलेटेड। खाली एक आईटी सेक्टर है जो यहाँ फंसता है, दूसरा फिर मानसून कैसे प्ले आउट होते हैं, उस दोनों के हिसाब से मार्केट एक काफी अच्छे वैल्यू स्तर पर आ गया है। तो हम लोग तो यही सलाह दे रहे हैं कि आज भी हम लोगों ने यही सलाह दी कि जो क्वालिटी कंपनीज है डिफेंस क्षेत्र में, रेलवे क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में, जहां सरकार खर्चा करके एक रेवेन्यू कंपनी का बढ़ाती है, उस क्षेत्र में रहें, उनकी कंपनियों को सेलेक्ट करें और यहाँ से बाई करना चालू करें। स्टैगर्ड रखें, एक ही बार में सारा पैसा नहीं लगाए, उसको 3 पार्ट में बांट दें। अगर आपके पास जैसे 100 रुपया पड़ा है तो 30 अभी लगाए, और जैसा जैसा समय बीतता है 1 महीने के बाद 30 और फिर बाकी 1 महीने के बाद 30 लगाए। तो इसमें क्या होगा कि अगर मार्केट चलता भी है तो मार्केट चलेगा आपको स्टेबल इन्वायरमेंट में, तो रिस्क जो है वो खत्म हो चुका है। और अगर गिरता है तो आपकी बाइंग कॉस्ट और अच्छी हो जाती है, वहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट मेरे हिसाब से ये बाइंग मार्केट है। पिछले जितने भी हिस्ट्री में आप देख रहे हैं, जितने बार भी इतनी बड़ी फॉल हुई उसका मार्केट ऊपर ही आया है। आपको सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन और कंपनी सिलेक्शन सही होना चाहिए, चाहे वो 87 का क्रैश हो, 2008 का हो, कोविड 2020 का हो। तो ये भी एक ऐसी सिनेरियो है जो पहले वर्ल्ड ने कभी देखा नहीं था इस तरीके का टैरिफ पर। इट्स अ न्यू काइंड ऑफ अ सिनेरियो। मुझे लगता है 1-2 महीने में ये भी सेटल हो जाएगा। जी, तो अहम बात है कि देखा हुआ सिनारियो नहीं है, बिल्कुल नया है, अनप्रेडिक्टेबल है, अनसर्टिनिटीज और भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेश कांत जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो बाजार का फिलहाल जो हाल है उसमें निवेशक के लिए जो सलाह है आपको बताया धर्मेश जी ने। बढ़ते आगे, ट्रंप टैरिफ के चलते जो कोहराम मचा हुआ है, तो सरकार भी बैठी हुई नहीं है, सरकार एक्शन मोड में है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बुधवार को एक बैठक करने वाली है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, सबसे पहले ये बताइए कि किस तरीके के कदम उठाने की सोच रही है सरकार? देखिए, जब से यूएस ने टैरिफ का ऐलान किया है उसके बाद से लगातार मैं सरकार के या फिर कहें कि सत्ता के गलियारों में ये पता करने की कोशिश में जुटा कि आखिर सरकार कर क्या रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार अभी भी हालात का जायजा लेने में जुटी हुई है और तत्काल कोई कदम उठाना या तो नहीं चाहती है या फिर तत्काल कोई कदम उनके पास रास्ता दिख नहीं रहा है। और इस पूरे हालात के जायजा लेने में उद्योग मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय के तौर पर काम कर रहा है। और उद्योग मंत्रालय जो सूत्र बता रहे हैं कि इसी हफ्ते हो सकता है कि बुधवार को ही एक्सपोर्टर्स के साथ एक बैठक करें और सारे एक्सपोर्टर्स को कहा गया है कि अपने अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के जरिए अपने हालात का जायजा, एक समीक्षा रिपोर्ट दीजिए और सरकार क्या कर सकती है इसका भी सुझाव दीजिए। और जब एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों की बातचीत होगी तो उसमें ये सारे सुझावों पर गौर किया जाएगा और गौर करने के बाद और फिर वहां से जो है सरकार आगे का कदम उठाएगी। और कदम उठाएगी, वो कदम क्या होगा ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सरकार अलग अलग विकल्पों पर विचार करे। एक विकल्प तो ये है कि जितने भी एक्सपोर्ट प्रमोशन की स्कीम पहले चलती थी, क्या उसमें किसी तरह का बदलाव करके फिर से लागू किया जाए क्या। दूसरा विकल्प यह है कि बजट में सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एक खास मिशन का ऐलान किया था करीब 2000 करोड़ रुपए के, उस मिशन को जल्द से जल्द जमीन पर लागू किया जाए। एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट कैसे मुहैया कराया जाए आसान शर्तों पे, ये अलग अलग विकल्प हैं। लेकिन ये सारे विकल्प यूएस के टैरिफ के असर को कितना कम कर पाएगा अभी भी कहना मुश्किल है, इसलिए सरकार अभी समीक्षा कर रही है। इस बीच यूएस के साथ कारोबारी रिश्ते कैसे जल्द से जल्द बहाल किए जाए बेहतर तरीके से, जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसको कैसे जल्द से लाया जाए, ये सारे विकल्प है जिस पर बातचीत चल रही है। लेकिन इसमें उद्योग मंत्रालय के साथ विदेश मंत्रालय भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व है, सक्रिय है और प्रधानमंत्री कार्यालय ऊपर से निगरानी कर रहा है और वित्त मंत्रालय से भी समय समय पर सलाह मशवरा लिया जा रहा है। तो उद्योग मंत्रालय इस पूरे मामले को लीड कर रहा है, विदेश मंत्रालय से संपर्क में है, प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ लगातार बातचीत हो रही है, वित्त मंत्रालय इस पूरे मामले को नजर बनाए हुए कैसे आगे कदम उठाया जा सकता है। और लक्ष्मण जी, बाहर क्या माहौल है, मतलब एक्सपोर्टर्स क्या सोच रहे हैं? दरअसल एक्सपोर्टर्स के अलग अलग लोगों से बातचीत हुई एक्सपोर्ट सेक्टर के, तो मुझे ये लग रहा है कि सरकार में भले ही उतना पैनिक ना दिख रहा हो, लेकिन एक्सपोर्टर्स के बीच में वाकई काफ़ी ज़्यादा पैनिक है, काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है। दो हालात उनके सामने बड़े विकट हैं। पहली बात कि जिस एक्सपोर्ट ऑर्डर उनको मिल चुका था उस एक्सपोर्ट ऑर्डर के तहत उनको सामान यूएस भेजना था, अब यूएस भेजेंगे तो वहाँ पर ड्यूटी लग जाएगी, तो उनका क्या किया जाए। तो अब एक्सपोर्टर कह रहे हैं अपने बायर को जो यूएस में बैठे हैं कि जो ड्यूटी लगेगी वो तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपकी सरकार ने
लगाया, आप अपने ऊपर ड्यूटी लगाइए और कंज्यूमर को पास ऑन कर दीजिए। वो बायर इस शर्त को मानने को तैयार नहीं है। तो एक दुविधा ये है। दूसरी दुविधा ये है कि आने वाले दिनों में जो ऑर्डर आने हैं उसका क्या किया जाए, ऑर्डर आएगा कैसे आएगा, दूसरे देशों से कैसे कम्पीट करेंगे, ये कैसे एक बड़ी चुनौती यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी, उत्पादन क्षमता बना रखी है कंपनियों ने, उसका क्या करना है। तो स्थिति यह है कि कई एक्सपोर्टर तो पिछले 48 घंटे में यूएस की तरफ निकल गए हैं ताकि वहाँ के बायर के साथ बातचीत की जाए, नेगोशिएशन किया जाए, तोलमोल किया जाए, कुछ न कुछ रास्ता यहाँ पे निकाला जाए। और इस बीच एक्सपोर्टर ये भी तलाश रहे हैं कि सरकार क्या कुछ कर सकती है, ये सिफारिश सरकार के पास भी भेजा जाए। तो एक्सपोर्टर्स बड़ी दुविधा में इस वक्त है। एक्सपोर्टर्स को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे हालात से निपटे। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर, बायर सेलर के स्तर पर ये लोग आपस में नेगोशिएशन कर रहे हैं, लेकिन इस नेगोशिएशन का कोई नतीजा अभी तक निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। तो ट्रंप के टैरिफ वॉर से आप देख रहे हैं दुनिया भर के बाजारों में कोहराम मच गया है। तो आज आवाज अड्डा में इसी पर चर्चा होने वाली है कि बाजार का ये हाहाकार कब थमेगा। 7:57 पर देखना न भूलें। और वो समय फिर आ गया है न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 का। एक साथ लेकर आ रहा है ये समिट उन सबसे बड़े नामों को जो भारत के भविष्य को देंगे आकार। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका हिस्सा बनने का मौका न गंवाएं। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें भी और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अप्रैल की शुरुआत के साथ ही गर्मी सभी रिकॉर्ड तोड़ने लगी है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए अगले 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ साथ गुजरात और राजस्थान के लिए भी रेड अलर्ट जारी हुआ है। इस पर मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से बात की असीम मंचंदा ने। सर, अप्रैल का महीना ही अभी शुरू हुआ और बहुत ज़्यादा राज्यों में हमको हीट वेव देखने को मिल रही है। हाँ जी, अभी जनरली जो भी हीट वेव का जैसे आप बता रहे हैं, सबसे पहले अगर आप देखेंगे गुजरात स्टेट में काफ़ी दिनों से प्रिवेल कर रहा है, जिसके लिए सौराष्ट्र कच्छ में हमने रेड अलर्ट भी दे रखा है। आज से हमने वेस्ट राजस्थान से भी रेड अलर्ट दिया है क्योंकि वहाँ जो टेम्परेचर्स हैं सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है। सीवियर हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल हो रही हैं और साथ में जो रात भी वो भी गर्म है। अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें तो चलिए पंजाब से स्टार्ट करते हैं। पंजाब का हमारा अनुमान है कि अब टेम्परेचर्स पंजाब के पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आने वाले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेंगे, जिसके कारण पंजाब में भी कल से हीट वेव हो सकता है। जैसे आज 7 है, 8 से लेके 8, 9, 10 तक हीट वेव रह सकता है। तो दिल्ली एनसीआर के लिए भी आपने येलो अलर्ट जारी किया, कितने दिन तक ऐसा रहेगा? हाँ, दिल्ली के लिए हमारा आने वाले 3 दिनों के लिए 7, 8 और 9 के लिए, और अगर हरियाणा की बात करें वो भी 7, 8, 9, 10 तक हमारा हीट वेव का अलर्ट है। इसके बाद क्या है कि कल रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्ट करेगा हिमालय रीजन के लिए, और उसके बाद जो टेम्परेचर है थोड़ा गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। हिमालय में हल्का फुल्का रेनफॉल, हल्के से ज़्यादा मॉडरेट तक रेनफॉल हो सकता है, और प्लेन्स में भी 3 दिन के बाद पंजाब हरियाणा में कहीं आइसोलेटेड रेनफॉल हो सकता है। उसके बाद जो हीट वेव अवेट हो जाएगा। सर, इस बार आपने पहले ही कह दिया था कि इस बार ज़्यादा हीट वेव्स रहेंगे, 10 से 12 दिन के दिन रहेंगे, तो सभी राज्यों में ये देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तक तो जो पैटर्न है अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, देन गुजरात स्टेट, देन एमपी में भी हीट वेव आने का पॉसिबिलिटी है। देश में एंटरप्रेन्योरशिप का चलन तेजी से बढ़ा है, लेकिन जब बात महिलाओं की आती है तो अभी भी पुरुषों के मुकाबले उनकी संख्या काफी कम है। ऐसे में एंटरप्रेन्योर नारी महिला एंटरप्रेन्योर्स की मदद के लिए आगे आई है, खास तौर पर ऐसी महिलाएं जो माइक्रो और स्मॉल बिजनेस के साथ बड़े सपने देख रही हैं। गांव की महिलाएं हैं या कोई ऐसी आर्टिजन्स जो हैं जिनका अभी अस्तित्व अब खत्म हो रहा है, ऐसे आर्ट फॉर्म्स जो है पूरे भारत भर में, तो हम सारे स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं जहां पे महिलाओं के साथ उन्हें आर्ट फॉर्म सिखाया जाता है और उनसे प्रोडक्ट्स बनवा के फिर उनको मार्केट दिलवाया जाता है। ये है माधवी, जो एक ऐसे ट्रस्ट से जुड़ी हुई हैं जो महिलाओं को नई नई आर्ट फॉर्म सिखाता है।
और उनको दुनिया के सामने रखता है। लेकिन माधवी की उड़ान में उनका साथ दिया है एंटरप्रेन्योर ने। एंटरप्रेन्योर के साथ जुड़ने के बाद माधवी के बिजनेस को तो नई पहचान मिली ही है, साथ ही माधवी जैसी कई महिला एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस और अपने सपनों को दुनिया के सामने रखने का मौका भी मिला है। हम जब नव्या का ग्रुप देखा था एंटरप्रेन्योर का, हम ज्वाइन किया 8 महीने पहले। और जब हम ज्वाइन किया था हम बहुत लोग को सिमिलर लोग को मिले और सिमिलर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को मिले। हम बहुत कोलैबोरेट किया, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हमको। मेरे 2 बच्चे हैं, ये मैंने सारा प्रोडक्ट उनके लिए स्टार्ट किया था। ये सारे के सारे प्रोडक्ट केमिकल, प्रिजर्वेटिव एंड फूड कलरिंग के बिना है, इनमें कोई मैदा नहीं है। सो मैं एंटरप्रेन्योर नारी से जुड़ी हूँ एंड उन्होंने हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। एंटरप्रेन्योर की इस पहल के पीछे है नव्या नवेली नंदा और उनका प्रोजेक्ट नवेली, जिसका मकसद है महिलाओं को हर तरीके से सशक्त करना। एंटरप्रेन्योर के इस इवेंट में उनका साथ दिया महिला एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम करने वाली संस्था एस्पायर फॉर हर ने। एंटरप्रेन्योर नाम से बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो क्या है इसके पीछे की सोच और ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ और ये आइडिया आपको कैसे क्लिक हुआ? तो एंटरप्रेन्योर हमने 4 साल पहले शुरू किया था और एंटरप्रेन्योर का लक्ष्य ये है कि जो भी महिलाएं हैं जिनको अपना बिज़नेस खोलना हो या स्टार्टअप चलाना हो, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। हम उनको रिसोर्सेज से सपोर्ट करते हैं, जैसे कि उनको अगर मार्केटिंग की ज़रूरत हो या ब्रांडिंग की ज़रूरत हो या उनको ऐसे यहाँ पर आकर अपने प्रोडक्ट्स और अपने कपड़े या खाने या ज्वेलरी डिस्प्ले करना हो लोगों को, तो हम उनको उसमें मदद करते हैं। जो महिलाएं आपके प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहती हैं तो वो कैसे जुड़ेंगी आपके प्रोजेक्ट से? तो हमारा वेबसाइट है entrepreneury.com। वहाँ पर जाकर आप अपने बिज़नेस के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में जानकारी फॉर्म में भर सकते हैं और उसके बाद हमारी टीम जो है आपको हमारे कम्युनिटी के जो ईमेल थ्रेड है, जो ग्रुप चैट्स हैं, उस पर ऐड करेंगे। एंटरप्रेन्योर के इस इवेंट में फैशन, आर्ट, हैंडीक्राफ्ट और फूड इंडस्ट्री से विभिन्न एंटरप्रेन्योर शामिल हुई। अब तक एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन से 25,000 से ज्यादा महिला एंटरप्रेन्योर जुड़ चुकी हैं और अपने सपनों को नए पंख दे रही हैं। वर्षा दीक्षित, मुंबई। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मिडिल ईस्ट एनर्जी वीक की शुरुआत हो गई है। ये एक्सपो एनर्जी ट्रांजिशन, रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में मिडिल ईस्ट और ग्लोबल लेवल पर भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस एक्सपो में हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने ईस्टमैन ऑटो एंड पावर लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर शेखर सिंघल से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमारे पास सारे तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास प्रोडक्ट्स वो हैं जो रूरल इंडिया की तरह इन मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे पावर कट्स बहुत ज़्यादा हैं, सो वी हैव प्रोडक्ट्स फॉर दोज कंज्यूमर्स एज वेल। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे इजिप्ट, केन्या, टर्की, जहाँ पे लोग जो है सोलर को कॉस्ट सेविंग की तरह यूज़ करते हैं। एंड देन कुछ कंट्रीज़ हैं एंड देन वी हैव प्रोडक्ट्स लाइक फॉर द एडवांस्ड इकोनॉमीज लाइक यूरोप एंड यूएस, जहाँ पे बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अ लॉट ऑफ कंज्यूमर्स आर चूजिंग कि वो ग्रिड से कम्प्लीटली अपने आप को कट ऑफ करके अपनी खुद की पावर जनरेट करें इंडिपेंडेंटली। एंड हमारे पास उनके लिए भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सो वी आर हैविंग, आवर गोल इज़ कि हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दुनिया के 150 से अधिक कंट्रीज़ में प्रेजेंट रहें और सारे तरीके के कंज्यूमर्स को सर्व कर सकें अक्रॉस डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ 24 घंटे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।